नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि आज हम जीडीपी डिफ्लेटर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं अपस्फीतिकारक या फिर अपस्फायक। ये थोड़ा सा टफ नाम है, तो आप इसको जीडीपी डिफ्लेटर ही याद रखिए। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है। ठीक है, और ये इंडेक्स है किस चीज के लिए? ये इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, मुद्रास्फीति को मेजर करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर एक सूचकांक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इस चीज को रटिए। जीडीपी डिफ्लेटर एक सूचकांक है और इसका प्रयोग महंगाई को मापने के लिए या मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये सूचकांक है तो इसमें कुछ बेस ईयर भी होगा। और वो बेस ईयर एक दिए हुए टाइम फ्रेम के लिए पहला साल होगा। ठीक है, और किसी भी सूचकांक का जो बेस ईयर होता है वो हमेशा क्या लिया जाता है? 100 लिया जाता है। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर से अर्थशास्त्री दूसरा भी कार्य करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन का जीडीपी पर क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी, इसका मापन भी अर्थशास्त्री करते हैं। अब इन्फ्लेशन के साथ, अगर इसके इफेक्ट के साथ अगर हम जीडीपी को माप रहे हैं तो इसका मतलब हम किस जीडीपी की बात कर रहे हैं? हम मौद्रिक जीडीपी की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉमिनल। और अगर नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है तो रियल जीडीपी भी होगा। नॉमिनल जीडीपी को हिंदी में कहते हैं मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। और रियल जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक जीडीपी या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। अब बेस ईयर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे तब हमें जीडीपी डिफ्लेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक टेबल के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि वास्तव में जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तब आपको ये इतना टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा जीडीपी डिफ्लेटर में हमें किन किन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बेस ईयर क्या होता है, फिर हमें समझना है कि कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, उसके बाद करंट प्राइस क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जब तक आपको कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस नहीं पता होगा तब तक आप रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को नहीं समझ पाओगे, और जब तक आपको बेस ईयर नहीं पता होगा तब तक आप कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन संकल्पनाओं को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर एक सामान्य और नवीनतम लेटेस्ट ईयर होता है। सामान्य ईयर किन किन पहलुओं से? आर्थिक रूप से, राजनीतिक स्थिरता के रूप से, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से। मतलब उस साल कोई भी ना उत्पादन में बहुत भारी गिरावट आती है ना उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? ताकि हमें जो आंकड़े हो, जो हम आगे तुलना करेंगे, वो तुलना सटीक हमें प्राप्त हो आंकड़े। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना बेस ईयर हमेशा एक सामान्य ईयर लिया जाता है। और नवीनतम इसलिए लिया जाता है कि अगर लेटेस्ट ईयर आप नहीं लोगे बेस ईयर को, सन 1980 के आंकड़ों से आज तुलना करके हमें क्या फायदा? तो लेटेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आंकड़े आपके सटीक हो, और सामान्य इसलिए लिया जाता है ताकि आंकड़ों में आपको एक सटीकता प्राप्त हो सके। अब मान लीजिए किसी साल उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, उसी साल को हमने अगर बेस ईयर ले लिया है
तो अब अगले साल जरूरी नहीं कि उतना ही उत्पादन हो, और अगले आने वाले 4-5 साल हो सकता है उतना उत्पादन ना हो पाए। तो अब हमारे जो गणना है वो गणना में जो है ना डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। तो इसीलिए जो है ना एक सामान्य वर्ष लिया जाता है और एक लेटेस्ट नवीनतम वर्ष लिया जाता है। ठीक है, बेस ईयर किसी भी सूचकांक का पहला साल होता है और हमेशा इसे क्या लेते हैं, हमेशा इसे 100 लेते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस यानी इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य क्या होता है? जब वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान आधार वर्ष की कीमतों पर निकाला जाता है तो वो कौन सा प्राइस होता है? कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, बेस ईयर के जो कीमतें होती हैं उन पर जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है निकाला जाता है। तो बेस ईयर की कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है तो वो क्या मूल्य कहलाता है? वो कांस्टेंट प्राइस कहलाता है। ठीक है, अब करंट प्राइस क्या होगा? करंट प्राइस को हम कहते हैं चालू कीमतें या चालू मूल्य। चालू मूल्य क्या होगा? चालू मूल्य होगा कि जो लेन देन का वर्ष है, जब वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मान लेन देन के वर्ष में निकाला जाता है, ठीक है, उसमें उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो कीमतें कौन सी कीमतें होती हैं? वो कीमतें होती हैं चालू कीमतें। तो अब एक चीज ये समझिए कि जो कांस्टेंट प्राइस है और करंट प्राइस है इसमें अंतर क्या है? देखिए, स्थिर मूल्य है जो आधार वर्ष का मूल्य है, और जो चालू कीमतें हैं वो लेन देन के वर्ष का मूल्य है। अब इसमें अंतर कौन पैदा करेगा? इसमें अंतर पैदा करेगा इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कि महंगाई। जरूरी नहीं कि आज हम वर्ष 2011-12 में अगर मान लीजिए ये पेन 10 रुपए का था तो ये जरूरी नहीं कि आज ये जो है ना 2021-22 में हमें 10 रुपए का ही मिलेगा। कुछ ना कुछ तो महंगाई आई होगी। अब 11-12 में जो इसका जो बेस ईयर का जो प्राइस था वो 10 रुपए था। ठीक है, लेकिन आज जब हम तुलना कर रहे हैं तो इस पेन की कीमत हो सकता है 15 रुपए हो गई हो। तो ये जो है ना लेन देन का वर्ष क्या है? 21-22 है, और 21-22 वर्ष में हमने जब पेन खरीदा है तो हमारी जो लेन देन के वर्ष में हमारी कीमत क्या है? ये कीमत हो गई 15 रुपए। तो इसमें अंतर किसने पैदा किया? महंगाई ने, इन्फ्लेशन ने। ठीक है, देखिए मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य और करंट प्राइस, इन दोनों में अंतर है। आपको मार्केट प्राइस और करंट प्राइस में कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केट प्राइस में भूमिका होती है निवल अप्रत्यक्ष कर की, मैं आपको बता चुका हूं। देखिए अब स्थिर मूल्य है, स्थिर मूल्य यानी कि बेस ईयर का प्राइस है। तो बेस ईयर का जो ये प्राइस है, ये प्राइस मार्केट प्राइस पर भी हो सकता है, बाजार मूल्य पर भी हो सकता है, और ये फैक्टर कॉस्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर वर्ष 2011-12 में इस पेन की फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए थी और इसमें एनआईटी 2 रुपए लगा, तो इस पेन की जो है ना कीमत क्या हो गई? मार्केट प्राइस क्या हो गया इसका? 12 रुपए। लेकिन ये जो 10 और 12 रुपए है, ये जो 10 और ये 12 रुपए है, ये है किसका? बेस ईयर का ही तो प्राइस है। तो जब बेस ईयर का ही प्राइस है तो ये हमारा क्या स्थिर मूल्य होगा कि नहीं होगा? तो स्थिर मूल्य आपका जो बेस ईयर का प्राइस है वो मार्केट प्राइस पर भी हो सकता है और फैक्टर कॉस्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब करंट प्राइस में भी यही होगा। करंट प्राइस भी आपका मार्केट प्राइस पर भी हो सकता है और फैक्टर कॉस्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली मार्केट प्राइस में जो भूमिका होती है वो होती है एनआईटी की, निवल अप्रत्यक्ष कर की। ठीक है, और जो चालू कीमतें हैं यानी कि करंट प्राइस है, इनमें भूमिका होती है इन्फ्लेशन की। ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आई कि बाजार मूल्य एक अलग संकल्पना है। बाजार मूल्य क्या होता है? साधन लागत में जब हम निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा बाजार मूल्य बन जाता है। लेकिन जो चालू मूल्य है, वो जो लेन देन का मूल्य है, तो उसमें कुछ इन्फ्लेशन का प्रभाव होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन ही जो है ना कांस्टेंट प्राइस से करंट प्राइस में परिवर्तन ला रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि बाजार मूल्य अलग है और चालू मूल्य अलग है। चालू मूल्य बाजार मूल्य पर भी निकाला जा सकता है और साधन लागत पर भी निकाला जा सकता है। क्लियर है? अब उसके बाद हम देखते हैं रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी को हिंदी में कहते हैं वास्तविक जीडीपी या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद।
और ये क्या होता है, जो आधार वर्ष की कीमतों पर जब जीडीपी की गणना की जाती है तो वो जीडीपी कौन सी है, वो जीडीपी आपकी वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या है आपकी, नॉमिनल जीडीपी में लेन देन का जो वर्ष होता है उन कीमतों पर जीडीपी की गणना की जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है। वास्तविक जीडीपी में जो जीडीपी की गणना होती है वो आधार वर्ष की कीमतों पर होती है, और मौद्रिक जीडीपी में जो जीडीपी की गणना होती है वो लेन देन का वर्ष या चालू कीमतों पर जीडीपी की गणना की जाती है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेस ईयर समझ में आ गया है, कांस्टेंट प्राइस समझ में आ गया है, करंट प्राइस समझ में आ गया है, रियल जीडीपी समझ में आ गया है और नॉमिनल जीडीपी समझ में आ गया है। बेस ईयर एक सामान्य और नवीनतम वर्ष लेते हैं ताकि हमें आंकड़े सटीक प्राप्त हों। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, बेस ईयर की जो कीमतें होती हैं, जब वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मान है वो बेस ईयर की कीमतों पर अगर लिया जा रहा है तो हमारा क्या है, कांस्टेंट प्राइस है। करंट प्राइस क्या है कि चालू कीमतें यानी कि लेन देन का जो वर्ष है। अब बेस ईयर हमारा अभी भी 11-12 अगर चल रहा है और अब हम 21-22 में हमने अगर बेस ईयर नहीं चेंज किया, लेकिन हमारी कीमतों में तो परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन कर कौन रहा है, ये परिवर्तन कर रहा है इन्फ्लेशन। ठीक है, अब उसके बाद रियल जीडीपी क्या होती है कि आधार वर्ष की कीमतों पर जब जीडीपी की गणना की जाती है तो उसे हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या रियल जीडीपी कहते हैं। और नॉमिनल जीडीपी यानी कि मौद्रिक जीडीपी क्या होती है कि जब चालू या लेन देन के जो वर्ष होता है उनकी कीमतों पर जब जीडीपी की गणना करते हैं तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हमने इन चीजों को समझ लिया है कि हमारा ये बेस ईयर है, कांस्टेंट प्राइस है, करंट प्राइस है, रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, ये सारी चीजें समझ ली हैं। अब हम समझते हैं जीडीपी डिफ्लेटर हम कैसे मापते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, ये एक सूचकांक है और इसका प्रयोग मुद्रास्फीति या महंगाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम टेबल से समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर कैसे काम करता है। ठीक है, या कैसे हम महंगाई की गणना करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक रफ आइडिया लिया है, हमने 3 वर्ष मान लिए हैं, एक 11-12 है, दूसरा है 12-13 और तीसरा है 13-14, और हमने कुछ आंकड़े सपोज किए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमने टेबल लिया, जो हमने लाइन ली है, कॉलम लिया है, वो है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी यानी कि उत्पादन की मात्रा कितनी है। तो ये हमारा मान लीजिए, हम इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, अब ये इस कॉलम में आपका दिया है उत्पादन की मात्रा। वर्ष 2011-12 में उत्पादन हुआ है 100 का, 12-13 में भी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, 100 उत्पादन ही रहा है, और उसका 13-14 में हमने सपोज किया है कि उत्पादन में 50% की वृद्धि हो गई, यानी उत्पादन बढ़ गया। अब उसके बाद हम करंट प्राइस लेते हैं, करंट प्राइस यानी कि चालू कीमतें। ठीक है, अब ये करंट प्राइस को हम मान लेते हैं बी, और चालू कीमतें क्या है, आधार वर्ष की कीमत मान लिया कि एक इकाई की कीमत 10 रुपए है। फिर उसके बाद 12-13 में हमने मान लिया कि एक इकाई की कीमत 15 रुपए हो गई। अब यहां पर देखिए चालू कीमतें हैं, और चालू कीमतों में इफेक्ट किसका रहता है, महंगाई का। तो यहां पर महंगाई आ गई, तो यहां पर जो है ना एक यूनिट की कीमत हो गई 15 रुपए। और उसके बाद 13-14 में फिर महंगाई कंट्रोल में रही, महंगाई नहीं हुई, तो कीमतें हमने 15 रुपए ही माना। ठीक है, अब उसके बाद कांस्टेंट प्राइस, आधार वर्ष की कीमतें क्या है, तो आधार वर्ष की कीमतें तो तीनों वर्षों के लिए समान ही रहेंगी, उनमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा कि जितना उत्पादन हुआ है उसको गुणा कर दीजिए, आप एक यूनिट का जो एक यूनिट की कीमत है उससे गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्शन क्वांटिटी, आपका उत्पादन की मात्रा कितनी है, और करंट प्राइस, क्योंकि हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, और नॉमिनल जीडीपी किस प्राइस पर निकाली जाती है, करंट प्राइस पर। तो यहां पर नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है, अब उसके बाद रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी क्या होता है, आधार वर्ष की कीमतों पर गणना होती है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि जो आपके उत्पादन की जो मात्रा है उसका जो हम गुणा करेंगे वो क्या है, आधार वर्ष की कीमतों से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू सी। क्लियर है। अब देखते हैं कि पहले नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तीनों वर्षों का।
तो नॉमिनल जीडीपी वर्ष 2011-12 का कितना हुआ? उत्पादन हमारा कितना है? 100 यूनिट है। एक यूनिट की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है। अब उसके बाद 12-13 में हमारा उत्पादन की मात्रा, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर क्या हुआ? महंगाई आ गई। ठीक है। तो करंट प्राइस की वजह से यहां पर 10 रुपए की जगह 15 रुपए की एक यूनिट हो गई। तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी यानी कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500। ठीक है। अब उसके बाद 13-14 में हमारा जो उत्पादन है वो उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन महंगाई में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है। तो अब उत्पादन बढ़ने पर हमारा क्या जो नॉमिनल मौद्रिक जीडीपी आ रहा है, तो इसको ए इंटू बी कितना होगा? 2250। ठीक है। अब रियल जीडीपी निकालते हैं। रियल जीडीपी में हम कीमतें कौन लेंगे? आधार वर्ष की, और आधार वर्ष की कीमतें कभी नहीं बदलती। ठीक है। तो अब रियल जीडीपी वास्तविक उत्पादन में वास्तविक वृद्धि दिखाता है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों में वास्तविक परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रियल जीडीपी कितना है। उत्पादन हमारा कितना? 11-12 में 100, और एक यूनिट का कीमत कितना है? 10। तो हमारा रियल जीडीपी कितना है? 1000। अब 12-13 में हमारी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। ठीक है। और आधार वर्ष की कीमत तो वही रहेगी जो आधार वर्ष में थी, तो आधार वर्ष की कीमतें तो चेंज होंगी नहीं। तो हमारा रियल जीडीपी कितना है? 1000। 100 गुणे 10। अब देखिए, ये जो मौद्रिक जीडीपी है, ये जीडीपी आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 1500 दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? इन्फ्लेशन। क्लियर। अब 13-14 में हमारा देखिए, वर्ष 13-14 में हमारा जो उत्पादन बढ़ा है और हमारा, लेकिन महंगाई में कोई अंतर नहीं आया है। तो यहां पर हमारा जो हाँ, लेकिन हम प्राइस ले रहे हैं, हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं, तो हम कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं। तो अब यहां पे हमारा उत्पादन बढ़ा है और हमारा आधार वर्ष की कीमत कितनी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं रहे होगा, तो वो तो 10 रुपए ही होगी। तो यहां पर आपको कितना दिखाई देगा? रियल जीडीपी 1500। और महंगाई की वजह से, लेकिन यहां पर नॉमिनल जीडीपी कितना दिखाई दे रहा है? 2250। ठीक है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर कैसे? अंतर कौन लेकर आ रहा है? अंतर लेकर आ रहा है महंगाई, इन्फ्लेशन। ठीक है। अब निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी, महंगाई की जांच करते हैं। ठीक है। तो महंगाई की जांच, तो जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है। तो अब जीडीपी डिफ्लेटर के हिसाब से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ष, आधार वर्ष का निकालते हैं। तो आधार वर्ष में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों समान थी, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू 100। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। तो आपका जो महंगाई है, महंगाई में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये बेस ईयर है। और बेस ईयर हमेशा मैंने आपको बताया है कि उसको कहां से शुरू करते हैं? 100 से लेना शुरू करते हैं, ताकि हमारी आगे की गणना में 100 में क्या परिवर्तन आ रहा है, हम आगे की गणना इस हिसाब से कर सकें। तो हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? 100 है, यानी कि कोई महंगाई नहीं दर्शाएगा। ठीक है। अब हम वर्ष 2012 और 13 में देखते हैं। हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना है? 1500। 1500 और डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी कितना है? 1000 इंटू 100। तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया? 150। और 150 यानी कि ये कितना परसेंटेज आपको दिखा रहा है बढ़ा हुआ? 50%। यानी महंगाई में वृद्धि कितनी हुई है? 50% महंगाई में वृद्धि हुई है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना है? 2250, और रियल जीडीपी कितना है? 1500। ठीक है। अब यहां पर वर्ष 13 और 14 में देखते हैं कि हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कितना है। 2250 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100। $150। ठीक है। तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर क्या बता रहा है? वर्ष
12-13 में भी 150 बता रहा है और 13-14 में भी हमारा कितना बता रहा है, 150। इसका मतलब है कि हमारी महंगाई में कोई परिवर्तन हुआ इन 2 सालों में? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 50% ही रही। और ये देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो हमने करंट प्राइस जो हमारा था, महंगाई में कोई परिवर्तन हो रहा है इन 2 सालों में? नहीं हो रहा है। तो फॉर्मूले में रख के आपने देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की तुलना करी और तुलना करके हमने महंगाई यानी मुद्रास्फीति को निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरह आप रियल जीडीपी इस फॉर्मूले को इंटरचेंज करके, ठीक है, आप जो है ना रियल जीडीपी भी निकाल सकते हो, आपको अभी ये समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो जीडीपी डिफ्लेटर आपको समझना था, तो जीडीपी डिफ्लेटर आपने समझ लिया ना कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। यह एक सूचकांक है और जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, महंगाई को मापने के लिए। इसके अंतर्गत महंगाई का जीडीपी पर क्या प्रभाव है यह मापा जाता है। ठीक है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में तुलना करके महंगाई निकालता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग जीडीपी डिफ्लेटर अच्छे से समझ गए होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस लेक्चर को यहां समाप्त करता हूं। कल इसी लेक्चर को नेशनल इनकम की और भी जो हमारी संकल्पनाएं हैं उनको लेकर आगे लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।